नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने ही यूट्यूब चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। आज से हम लोग NCERT के बुक को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को सीटेट पास करना है तो NCERT का बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सीटेट में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे NCERT से ही होते हैं। जो लोग NCERT बुक बढ़िया से पढ़ेंगे वे सीटेट में अच्छा स्कोर लाकर जरूर पास होंगे। तो जुलाई में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग NCERT का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है इसे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और देखिए, यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी आपके मित्र साथी लोग इसको पढ़ सकें, इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला अध्याय है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, यही चैप्टर का नाम है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। आप लोगों को एक लड़की दिखाई दे रही होगी। देखिए, इसका नाम रसीदा है। तो रसीदा का सवाल यहाँ पर है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। देखिए, सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह NCERT से ही होते हैं। और देखिए, NCERT का हर एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, NCERT के बुक में हम किसी भी लाइन को यह नहीं कह सकते हैं कि यह एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रश्न वो कथन और निष्कर्ष में पूछे जाते हैं सब देखिए इन्हीं कहीं में से, यानी बीच में से ही वो दे देता है, कथन निष्कर्ष बना देता है। और आप लोग कहते हैं कि प्रश्न कहाँ से बना दिया है। इसलिए NCERT के बुक का हम लोग एक एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते, इतना इम्पॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अब देखिए, यह सब हमको अतीत के बारे में पता करना है। यहाँ पर वही लिखा है कि कैसे पता लगाएं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है नीचे कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए, आप लोग अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो देखिए, हम लोग अतीत के बारे में भी जान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो आगे आप लोग देखिए, कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। तो देखिए, एग्जाम पूछ सकता है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग किस नदी के तट पर रह रहे हैं। देखिए, नर्मदा नदी के तट पर। देखिए, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे जो है ध्यान से देखिए और सुनिए, पढ़िए। तो देखिए, लिखा है कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए दोस्तों,
यह जो प्रश्न है यानी यह जो लाइन है यहीं से जो जनवरी का सीटेट एग्जाम हुआ है 2024 वाला, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था। जनवरी वाले में पूछा था कि अभी आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस लाइन को ध्यान से देखिए, लिखा है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में देखिए, इसी क्षेत्र में यानी कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब देखिए एग्जाम में यही प्रश्न पूछा था। अब सोच सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट बुक है सीटेट एग्जाम के लिए। बस ये देखिए पहला प्रश्न पूछ लिया था, पूछा था कि स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना जो है कहाँ आरंभ किया था। तो देखिए उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। आप लोग याद रखिएगा, देखिए सीटेट में यह प्रश्न पूछा गया था इस बार। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये भी याद रखिएगा, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब देखिए अगला भी प्रश्न बन सकता, हो सके इस बार ये भी प्रश्न पूछ ले। अब यहाँ से आप लोग इसको देखिएगा, इस लाइन को हम थोड़ा इंपॉर्टेंट करते हैं। देखिए लिखा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। अब देखिए एग्जाम यह भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया। तो देखिए याद रखिएगा कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर जो है सबसे पहले चावल उपजाया गया। और देखिए वे स्थान विंध्य के कहाँ पर स्थित हैं, तो विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यह मैप, इसको जरा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट वाले देखिए एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से प्रश्न बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो हम लोग पढ़े अभी, देखिए यह किरथर है और देखिए यह सुलेमान है। तो यह क्या है, किरथर और यह सुलेमान है। देखिए यह सिंधु नदी है, सिंधु नदी के सहायक नदियों को भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो सिंधु की ये सहायक नदियाँ भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। देखिए यह थार है, यह हिमालय है। यहाँ पर देखिए यह गारो पहाड़ियाँ जो हम लोग अभी पढ़े, यह देखिए गारो पहाड़ियाँ। पूरब में कौन सा पहाड़ियाँ है, गारो पहाड़ियाँ हैं। तो एक बार आप लोग इस मैप को ध्यान से देख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों एग्जाम में कभी कभी अभी प्रश्न पूछ लिया है, हमने देखा है। देखिए पूछता है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो देखिए लक्षद्वीप जो स्थित है वह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। और देखिए पूछ लेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। देखिए बंगाल की खाड़ी में। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, जो लक्षद्वीप स्थित है वह अरब सागर में स्थित है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो स्थित है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यह बुक है, हर लाइनों में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जा रहा होगा। अब लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। आगे हम लोग देखते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि सहायक नदियाँ किसे कहा जाता है। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं, यहाँ पर लिखा है कि लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे यानी कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। और देखिए गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी याद रखिएगा कि नगरों का विकास कब हुआ था, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आगे दिया है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान बिहार में है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास यानी कि कौन नदी है, गंगा तथा सोन। इन नदियों के आसपास प्राचीन क्षेत्रकाल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग इसको देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, देखिए इसे।
यहाँ पर देखिए लिखा है कि मानचित्र। देखिए दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो देखिए कभी वे लोग काम की तलाश में और कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। तो जो धार्मिक गुरु लोग थे वह शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो नए और रोचक स्थानों की खोजने के लिए भी बहुत उत्सुक थे, इसके लिए भी वो लोग यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। तो जैसे हम लोग स्कूल या विद्यालय में आप लोग पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी या जैसे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो देखिए क्या होता है, कई धर्मों के लोग रहते आते हैं, कई संस्कृतियों के लोग आते रहते हैं, जिससे आपस में एक दूसरे का विचार धर्मों के बारे में, संस्कृति के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा कि इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर मिला है कि उनके खान पान क्या है, संस्कृति क्या है, रीति रिवाज क्या है, यह सभी इसी प्रकार से ज्ञात होता है। आगे हम लोग देखते हैं लिखा कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो देखिए पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र जो है इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब आगे हम लोग देखते हैं देश का नाम। देखिए अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। देखिए जो हम हाईलाइट किए हैं उसे आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न 100% गारंटी है पूछ सकता है या बन सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। पूछ सकता है एग्जाम में कि इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंध कहा जाता है, यानी कि सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आगे देखते हैं हम लोग अतीत के बारे में कैसे जानें। देखिए अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। याद रखिएगा, ये जो पुस्तकें होती थीं वह हाथ से लिखी होती थी, इसलिए उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है,
से निकला। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि यह जो पांडुलिपि है वह किस भाषा का शब्द है, यानी उसकी उत्पत्ति कैसी हुई है। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों, याद रखिएगा, ये जो पांडुलिपियाँ होती हैं प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। तो पूछ सकता है कि भोजपत्र कहाँ से मिलती है, यानी किस पौधे से मिलती है। तो याद रखिएगा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, जो ये पांडुलिपियाँ हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक यह पांडुलिपि है, इसका चित्र आप लोग देख सकते हैं, जो भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लिखी हुई है। आगे हम लोग देखते हैं, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। याद रखिएगा, पूछ लेगा कि पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो जो भी पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है उनसे हमें क्या मिली है, तो धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिले। ये भी याद रखिएगा, कई किस में लिखे हुए मिले हैं, संस्कृत में, और जो और भी हैं प्राकृत और तमिल में मिले हुए हैं। देखिए प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते, याद रखिएगा, पूछ लेगा कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन किया करते थे, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो देखिए जो राजा लोग थे, जो शासक लोग थे, वे लोग भी क्या करते थे, अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें, जैसे हम लोग अशोक के अभिलेखों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब यहाँ पर देखिए यह एक चित्र दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभिलेख का एक चित्र है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, देखिए अभिलेख कितने वर्ष पुराना है, 2250 वर्ष पुराना, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि कंधार वो जगह कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा वह अफगानिस्तान में स्थित है। यह लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। देखिए जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग किसी न किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। याद रखिए लिपियां जो बनी होती हैं वो किससे बनी होती हैं, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामिक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। देखिए कहीं कहीं अरमाइक भी लिखा रहता है, लिपि है, तो यहाँ पर लिखा है कि यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। याद रखिएगा पुरातत्वविद किसे कहा जाता है। देखिए पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, जो पुरातत्वविद लोग होते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखिए जो चीज़ें धातु की बनी होती हैं वो कठोर होती हैं और जो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं। और आगे यह भी लिखा है कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे।
वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। देखिए, एग्जाम पूछ सकता है कि इतिहासकार किसे कहा जाता है, तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर आगे लिखा कि अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ देखिए, अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। देखिए, एग्जाम पूछ सकता है कि अतीत शब्द एक वचन है कि बहुवचन है, तो देखिए यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग जो होता है बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए, एग्जाम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूछ सकता है, तो लिखा है कि उदाहरण के लिए देखिए, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। और देखिए, इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी जैसा आज है वैसा अतीत में था, यानी जैसा अतीत में वैसा आज है। और देखिए, लिखा है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, यानी पुरातत्व की सहायता से हमें जो है उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब यहाँ पर देखिए, लिखा है कि तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। देखिए, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जरा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है, हो सके यहाँ से फिर भी बन सकता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में इसको ईसा पूर्व कहा जाता है। देखिए, बीसी का जो तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट होता है, याद रखिएगा। जो बीसी जो होता है, हम लोग देखते हैं एडी बीसी, तो देखिए बीसी का जो फुल नेम होता है वह बिफोर क्राइस्ट होता है, मानी कि ईसा पूर्व होता है। देखिए, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी को कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि लिखा पाती हो, यह एनो डामनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो यहाँ पर देखिए, बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, और एडी का मतलब क्या होता है, एनो डामनी होता है। यह आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, एनो डामनी किस शब्द का है, तो यह लैटिन शब्द का है। और देखिए, कभी कभी एडी की जगह हम लोग सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हुए देखते हैं। देखिए, सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का जो नाम है, यानी पूरा जो फुल फॉर्म है, देखिए बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से है।
तो देखिए आप लोग बस आप लोग यहाँ पर यही याद रखिएगा कि जो BC होता है इसका पूरा नाम बिफोर क्राइस्ट होता है। AD का जो होता है वह एनो डोमिनी होता है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। और देखिए एक यहाँ पर लिखा है कि BC मतलब बिफोर कॉमन एरा और C मतलब कॉमन एरा, बस आप लोग इतना याद रखिएगा। अब देखिए यह चैप्टर जो है खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि नर्मदा घाट का संबंध किससे है, मगध क्या था, और गारो पहाड़ियाँ, सिंधु था, इसकी सहायक नदियाँ, गंगा घाटी, इसका जो है मिलान करके आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा अपने हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं दूसरे अध्याय में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।